Assalamu alaikum students, welcome to the online class. This is going to be the continuation of the previous lecture of the subject of public international law. आपको पता है कि हम जो टॉपिक हमारा करंटली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट में चल रहा है दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। सबसे पहले जो है आज हम रीकैप करेंगे पिछले लेक्चर का, उसके बारे में हम जानेंगे कि हमने क्या पढ़ा है और उसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था दैट वाज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। हमने ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में जाना था कि बेसिकली होते क्या है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है और इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं और फिर ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन जो है वो कहाँ तक जाती है और कौन कौन से इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जैसे सब्जेक्ट को डील करते हैं। और लास्ट लेक्चर के एंड पे जो है हमने जाना था कि बेसिकली वो कौन सी इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस हैं जो कि इंटरनेशनली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने जो है उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, स्टेट पार्टीज बनी हुई हैं और इस चीज का जो है उन्होंने वादा किया हुआ है कि दे विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द enforcement of those international human rights law, those international human rights legislations which are most notably made by from the platform of United Nations organization। और क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं 193 मेंबर स्टेट्स हैं, तो लिहाजा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस ने जो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ बनाए हैं उनकी जो है ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि स्टेट पार्टीज हैं या सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, तो पिछला वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा दैट इज द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जो था ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इंटरनेशनल लेजिस्लेशन पढ़ी थी, और आज जो है हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा मैकेनिज्म है या कौन सा तरीकाकार है। लॉ मेकिंग तो कर दी गई है, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई बॉडी काम कर रही है, और अगर कोई काम कर रही है तो किस हद तक काम कर रही है, किस तरीके का काम कर रही है और कितना इफेक्टिव काम कर रही है। By the end of this lecture, you would be able to know that what are international human rights legislation available internationally and worldwide, and then you would be able to know that what is the enforcement mechanism of international human rights law, और overall जो है आपको international human rights का जो है एक overview जो है एक concept जो है वो आप तक convey हो जाएगा। तो सबसे पहले I will start with the international revision of the previous lecture that is international human rights law. We started our previous lecture with the definition of human rights law, and then we moved towards the general understanding and the understanding of the basic concept of human rights, and then we talked about the enforcement and the modern development and the current legislation available related to the subject of human rights। और ये आप कह सकते हैं कि अब इंटरनेशनली कौन कौन से ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो लास्ट ये लेक्चर था, आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट लेक्चर। सबसे पहले जो है हमने जिक्र किया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ which applies at all times including during situation of emergency and conflict, sets out the basic protection that all individuals are entitled, and it is the duty of the state to respect, ensure and fulfill these rights। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। दैट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इज द बॉडी ऑफ international law intended to promote and protect human rights at the international and domestic level। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ की एक आप कह लें ब्रांच है, और उसका जिसका मेन मकसद है कि ह्यूमन राइट्स को, जो आपके बुनियादी हकूक हैं, उनको ना सिर्फ आपके स्टेट लेवल पर बल्कि इंटरनेशनली उनको सिक्योर एंड प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये हमने डेफिनेशन तो जान ली है, लेकिन ह्यूमन राइट्स बेसिकली होते क्या हैं हमने इसके बारे में जो था वो जाना था कि ह्यूमन राइट्स जो हैं बेसिकली आपके मिनिमम स्टैंडर्ड हैं लोगों के, इंसानों के लिए, जो उनकी, ताकि वो डिग्निटी के साथ और इक्वालिटी के साथ जी सके, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट है ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स जो है दे गिव पीपल द फ्रीडम टू चूज दैट हाउ दे लिव, how they express themselves and what kind of government they want to support,
and among other things, human rights also guarantee people, that means necessary to satisfy their basic needs such as food, housing, and education, so that they can take full advantage of all opportunities which is available in their life. And finally, human rights are the guarantee are they are guaranteeing their life, liberty, security. Human rights protect all. It also protect people against abuse by individuals and groups who are more powerful. और बेसिक जो ह्यूमन राइट्स का जो मकसद है वो ये कि जो आपकी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ लाइफ है उनको सिक्योर कर दिया जाए, और कोई सिर्फ इस बिना पे दैट ही इज मोर पावरफुल देन यू आके आपकी इन जो बेसिक प्रिविलेजेस जो आपको लॉ ऑफ नेचर ने या अल्लाह ताला ने आपको जो दिए हुए हैं, आपको ये जो सहूलियात दी हुई हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कि सिर्फ कोई आपसे सिर्फ इस बिना पर ना छीने कि आप कि वो इंसान आपसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और इन बेसिक जो प्रिविलेजेस ऑफ लाइफ हैं जिनको ह्यूमन राइट्स का नाम दिया जाता है, जो लॉ ऑफ नेचर ने आपको दिए हैं, जो नेचुरल जस्टिस से जो है डिराइव हुए हैं कॉन्सेप्ट, इनको लॉ ने अब प्रोटेक्शन दे दिया और इन ह्यूमन राइट्स को अब ह्यूमन राइट्स लॉ कहा जाता है। और जब अब क्योंकि ये स्टेट लेवल पे जब इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है तो फिर इनको स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स लॉ कहा जा रहा है, और ऑटोमेटिकली ये कॉमन सेंस की बात है कि जब इनको इंटरनेशनली प्रोटेक्ट किया जाता है तो फिर वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो और ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। अब सिर्फ स्टेट लेवल पर उनको सिक्योर नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उनको इंटरनेशनली भी सिक्योर किया जा रहा है। और अगर आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करेंगे तो there would be international agencies that will come forward for the enforcement of those human rights laws, and they will talk about the remedies to be provided to the victims of who have been the victims of the violation of human rights law. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी चीजें हैं, ह्यूमन राइट्स की लेजिस्लेशन है इंटरनेशनली, वो यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्लेटफॉर्म है वहां से डिराइव हुई है। और अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ensure that a human being will be able to fully develop and use human qualities such as intelligence, talent, conscience, and satisfy his or her spiritual and other needs. यानी इसका मतलब है कि human rights का मतलब है कि बेसिकली इस बात को इंश्योर कर दिया जाए कि इंसान अपनी जो है आम लाइफ में फुली जो है पार्टिसिपेट कर सके, प्रोडक्टिव वे में डेवलप हो सके, उसको कोई एक्सटर्नल फियर्स ना हो, वो अपने व्यूज को, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं, या कोई भी उसके जाती व्यूज हैं, सिर्फ उन व्यूज की बिना पर उसको ये डरना हो कि कोई आकर जो है उसको नुकसान पहुंचा देगा, किसी भी तरह के एक्सटर्नल फियर से जो है वो आजाद हो, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने आपको ह्यूमन राइट्स की जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी आपको अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि ह्यूमन राइट्स, क्योंकि हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें तो उसका मतलब ये है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में ज्यादा फॉर्मल वे में बात करें। तो ये है क्या मतलब इस वक्त अवेलेबल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अवेलेबल लेजिस्लेशन कौन कौन सी है। तो एज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ ट्रीटी लॉ और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। मैंने ट्रीटी लॉ के बारे में आपको बताया था कि basically treaties are the agreements or the contracts between the state parties or among the it could be between two parties or more than two parties. So basically ये states के दरमियान एक मुआहदा होता है कि ये जो मुआहदा है इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो ले डाउन किए गए हैं, इन पर वो अमल दरामद करेंगे, उनको वो अपने मुल्कों में इन्फोर्स करवाएंगे, उनकी पासदारी करेंगे, उनकी वायलेशन को जो है इस हद तक मुमकिन बनाएंगे कि कम से कम हो सके, और अगर कोई इनकी वायलेशन में इन्वॉल्व होगा तो वो उसको जो है देयर वुड बी पनिशमेंट्स फॉर द वायलेशंस, देयर वुड बी रेमेडीज फॉर द विक्टिम्स ऑफ दोस वायलेशंस। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जो बेसिक सोर्स है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का एज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो सबसे पहले तो ट्रीटी लॉ है, एंड द सेकंड इज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। और कस्टमरी हमने पिछले जो सेमेस्टर में बड़ी डिटेल में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़े थे, तो उनमें कस्टम्स थी, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज आर द स्टेट प्रैक्टिसेस which are not law itself but they are being followed as the law। अगर वो उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे वो किसी लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा while international treaties and customary law form the mainstay of the international human rights law, there are some other sources such as declarations, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ी एग्जांपल है, गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं which are adopted at international level which contribute to its understanding, implementation and development।
अच्छा, अब हमने बात कर दी है कि ट्रीटीज हैं स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनली मौजूद हैं। इसके अलावा हमने बोल दिया कि स्टेट्स की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टेट्स जो किसी चीज को, मैंने आपको स्टेट प्रैक्टिस का जो है इंटरनेशनल लॉ में आपको एक एग्जांपल दी थी, उसमें इम्यूनिटी टू द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि immunity is given to the head of the state, and that is not the law itself, but that is, being practiced from decades and more than सेवरल डिकेड्स, और उसको अब ऐसे ही माना जा रहा है कि अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे तो उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे आपने किसी लॉ को वायलेट किया है। ठीक है। और इसके अलावा जो है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सोर्सेज डिक्लेरेशन हो सकती हैं, गाइडलाइंस हो सकती हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। ठीक है। और ये किन प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं? सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये यूनाइटेड नेशन यानी इकवाम मुत्तहदा का जो प्लेटफॉर्म है, ये वहां से सारे डिराइव हो रहे हैं। इकवाम, आप मेरे साथ जो है इंटरनेशनल लॉ पढ़ चुके हैं, आपको पता लगा है कि देयर आर बेसिकली 5 basic principal organs of the United Nations organization, and that is United Nations General Assembly, United Nations Security Council, International Court of Justice, Economic and Social Council, and Trusteeship Council। ठीक है। तो ये बेसिकली 5 जो आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इनमें से किसी ना किसी तरीके से जो है लेजिस्लेशन होती है, ये गाइडलाइंस आती हैं और ये प्रिंसिपल्स आते हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस की जो पार्टीज हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं, उन पर मानना जो है वो लाजिम व मलजूम है, ताकि उनको वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, उनको अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करवा सकें और उनको मजीद जो है अकॉर्डिंग टू द न्यू एमर्जिंग सिचुएशंस उनको डेवलप कर सकें, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम जो है उनको वो जो है इम्प्लीमेंट करवा सकें और उनको मजीद जो है अच्छे वे में डेवलप कर सकें। जी। तो हम पढ़े हैं, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर, एनफोर्समेंट की बात करें तो एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ कैन अकर एट आइदर अ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल when domestic law fails to provide a remedy for human rights abuses, injured parties may be able to resort to international mechanism for remedy। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज बेसिकली what is that international mechanism for the enforcement of इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ व्हेन द स्टेट, यानी इस आपके सामने जो स्लाइड आ रही होगी, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को इन्फोर्स करवाने की जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो स्टेट्स की है। लेकिन बीइंग द फर्स्ट जो है जो ऑब्लिगेशन स्टेट पर लागू होती है, अगर स्टेट फेल हो जाए उसको फुलफिल करने में और स्टेट आप वो रेमेडीज प्रोवाइड करने में उन उन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस की, और तो ये बेसिकली जिन जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके राइट्स को वायलेट किया गया होता है, वो इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं, आज जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कौन सा इंटरनेशनली मैकेनिज्म का मतलब है कि कौन सा वो निजाम मौजूद है जो इस चीज में मददगार साबित हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स लॉ को नाफिज करवाया जाए। और अगर ह्यूमन राइट्स लॉ छीने जा रहे हैं, उनको कर्टेल किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, उनको उनको एडवर्स वे में अफेक्ट किया जा रहा है, तो वो जो इंटरनेशनली अवेलेबल कोई निज़ाम है वो कैसे काम करता है और वो कौन कौन सा निज़ाम है, दैट इज गोइंग टू बी टुडेज टॉपिक आफ्टर द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब डोमेस्टिक लेवल पे जब आपकी अपनी स्टेट आपको जो है नाकाम हो जाती है आपकी आपके ह्यूमन राइट्स, आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन में, तो जो विक्टिम पार्टीज होती हैं वो इंटरनेशनल जो तरीक़ाकार मौजूद है उससे रुजू कर सकती हैं, ताकि उनको रेमेडीज प्रोवाइड की जा सके, ताकि सजा दी जा सके उन लोगों को। रेमेडी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि जो सबसे जो रेमेडी है उसका मकसद ये है कि हल उसका कोई, ठीक है, और हल यही है कि जिसने जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, उनको सजा दी जाए। आप अगर किसी ह्यूमन राइट्स के वायलेटर को सजा देंगे तो इसका मतलब है कि फर्दर जो वायलेशन है आप उनको रोकेंगे। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, कि जब आप एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की बात करते हैं, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि नाउ यू हैव टू abstain फ्रॉम
violations that have been made from the other members of the society, and now they are being punished. और अगर उनकी punishment को देखते हुए लोग एज एन एग्जाम्पल जो है उन वायलेशंस जो है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन उनसे जो है वो बाज आएंगे, तो इन्फोर्समेंट का जो है निज़ाम डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉ में मौजूद है। और नेक्स्ट जो है मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कहाँ से स्टार्ट होती है। मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ हैज डेवलप्ड सिंस द ड्राफ्टिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज यूडीएचआर, and it was drafted as common standard of achievement for all peoples and the nations. The declaration spells out civil, political, economic, social and cultural rights that all humans are entitled to. और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन राइट्स के जो बाकायदा तौर पे मॉडर्न लेजिस्लेशन है वो यूडीएचआर से स्टार्ट होती है। और ये जो यूडीएचआर है ये बेसिकली आपका एक गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स के तौर पे बनाया गया था जो ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स को कवर करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है या किसी भी तरह के हैं। इस यूडीएचआर के अकॉर्डिंग हर ह्यूमन बीइंग हर तरह के बेसिक ह्यूमन राइट्स का हकदार है, और अगर उनको उनके राइट से महरूम किया जाएगा तो उसकी सजा होगी। अगर तो आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं दे कैन नॉट बी टेकन अवे बिकॉज दे आर इनएलिएनेबल। सबसे बेहतरीन जो प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का, दैट योर ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल, जिसका मतलब है कि दे कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, आपसे वो लिए नहीं जा सकते। इवन द स्टेट जो है इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक योर ह्यूमन राइट्स फ्रॉम यू एक्सेप्ट दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी मिसाल के तौर पे आपका राइट टू मूवमेंट है या राइट टू रोम फ्रीली इन द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, दैट कैन बी कर्टेल्ड, इसको खत्म किया जा सकता है। अगर आप किसी जुर्म में मुलव्वस पाए गए आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपका बेसिक इट इज राइट टू मूवमेंट, राइट टू रोम फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली इन द सोसाइटी, इट इज वन ऑफ योर बेसिक ह्यूमन राइट, उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, और वो आफ्टर ओनली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, यस। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट दैट, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया स्टार्ट कहाँ से हुआ। द यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेटिफाइड द डिक्लेरेशन यूनानिमसली ऑन December 10, 1948 को जो है आपका यूडीएचआर है उसको पास किया गया था, स्टेट्स ने रेटिफाई किया था। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जब यूडीएचआर बनाया गया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि यूडीएचआर जब बनाया गया था तो उसका मॉरल वेट नहीं था, उसका सिर्फ लीगल वेट था। और जब उसको लीगल वेट प्रोवाइड करने के लिए दो एडिशनल जो थे तरह की लॉ मेकिंग की गई थी, जिसमें सबसे पहले नाम था इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड द सेकंड वन वाज इंटरनेशनल Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, that is ICESCR. UDHR, ICCPR and ICESCR, इनको मिलके इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स या इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट आप इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सिंस 19 को अब इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो कर दी गई, ठीक है, किस शक्ल में, यूडीएचआर की शक्ल में, आईसीसीपीआर की शक्ल में, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, कल्चरल एंड जो है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो ये तो जो है आपकी जो है इनिशियल लॉ मेकिंग कर दी। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि देयर आर डाइवर्स डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन। आप ह्यूमन राइट्स को सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स की टाइप्स को सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट्स तक महदूद नहीं रख सकते। ठीक है, आप कुछ जरूरी है कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, नई नई तरह की लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, नई नई तरह की नीड्स हैं लोगों की, नई नई तरह के नजरियात निकल रहे हैं, नई नई सोचें डेवलप हो रही हैं। तो उस तरह अब जब नई सोच, बेसिकली सोचना और उस सोच पर पक्का यकीन रखना, ठीक है, ये आपके बड़े जाती किस्म के नजरियात होते हैं। जब आप उन नजरियात पर अटल होकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो आप उनको अपने लिए बेसिक और एसेंशियल मानना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपनी किसी चीज को बेसिक और एसेंशियल मानना शुरू कर देते हैं तो फिर आप डिमांड करते हैं कि उनको रिकग्नाइज किया जाए। और जब उनको रिकग्नाइज कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये कि वो ह्यूमन राइट्स के तौर पे वो राइट है आपका। जब आप किसी चीज को मान रहे हैं, उस पर आप आजादाना रवैया चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो राइट के तौर पे आप उसको क्लेम कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे 1945 से अब यूडीएचआर 1948 में जैसे आया, 1966 में है आपका आईसीसीपीआर है, तो ये तो बड़ी पुरानी बातें होगी, 3-4 डिकेड्स ओल्ड बातें होंगी। तो इसका मतलब ये कि अब आगे अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन में नए नए तरह की जो है लोगों की नीड्स और नजरियात हैं वो जन्म ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है लॉ मेकिंग जो है ग्रेजुअली की गई है। और अब तक जो है जितनी बेसिक जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन दुनिया में की गई है, उसमें जो है आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्स, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी कि सबसे पहले तो है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रिवेंशन एंड द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, द कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सारी चीजें क्या है। The next one is the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. And the next one is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, also known as CEDAW. The United Nations Convention Against Torture, the Convention on the Rights of Child, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. Also the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. In addition to the International Bill of Rights and the core human rights treaties as listed above, there are many other universal instruments relating to the human rights, and that is the last thing regarding recap of previous topic. Now we are going to learn about the next topic, जो है हमारा, that is what is the enforcement mechanism available for human rights international. अब ये आपकी स्क्रीन पर जो है ये आपको शो हो रहे होंगे। I hope you can see this thing on your screens. आज हम इन्फोर्समेंट की बात करेंगे। इन्फोर्समेंट का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स को नाफिज करवाने में, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए कौन सा निजाम मौजूद है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। हमने अब प्रीवियस लेक्चर में बात तो कर ली है कि स्टार्ट कहाँ से हुए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है इंटरनेशनली अवेलेबल कौन कौन सी है, सारे लॉज बना दिए गए। आज का हमारा टॉपिक ये है कि उनकी इन्फोर्समेंट के लिए, उनकी मतलब लोगों को अफेक्टिव वे में ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए जाए, उनकी उनकी वायलेशन ना हो, वायलेशन की सूरत में लोगों को रेमेडीज प्रोवाइड की जाए और जो उनकी वायलेशन के जिम्मेदार होंगे उनको सजा दी जाए। दैट इज बेसिकली द इन्फोर्समेंट, कि आप नाफिज करवा रहे हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं आप। तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अंडर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज द government have primary responsibility for protecting and promoting human rights, but governments are not solely responsible for ensuring human rights. The UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights, states that every individual and every organ of the society shall strive by the teaching and education to promote respect for these rights and freedom and progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance. This provisions means that not only the government but also business, civil societies, organizations, and individuals are responsible for promoting and respecting human rights. अच्छा, अब यहाँ तक मैंने आपको read out, only I have just read out whatever is being shown on your screen. कि सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि क्योंकि आप एक कंट्री में मौजूद हैं, आप किसी टेरिटरी में मौजूद हैं, आप किसी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी नाफिज होती है वो आपकी गवर्नमेंट की है कि आप अपनी जो है आपकी गवर्नमेंट जो है अंडर ऑब्लिगेशन है कि आपके ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करे। लेकिन फॉर सम रीजन जो गवर्नमेंट है आपके ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं कर पाती। तो यस, देयर इज वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म जो है, पूरा एक ऑपरेशनल सिस्टम मौजूद है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अकॉर्डिंग टू यूडीएचआर, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
इन ह्यूमन राइट्स को नाफिज करवाने की, उनकी प्रोटेक्शन की, उनकी प्रमोशन की जिम्मेदारी अब सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं है। उस गवर्नमेंट के अंदर जितनी बॉडीज हैं, उस सोसाइटी के जितने ऑर्गन हैं, यानी उस सोसाइटी में जो है डिफरेंट जो है निजाम हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे बिजनेस कम्युनिटी हो सकती है, सिविल सोसाइटी हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, आप, और सबसे बड़ी बात है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। आप एज एन इंडिविजुअल अगर किसी के राइट को वायलेट नहीं करे, तो इसका मतलब अगर सिर्फ हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना शुरू कर दें, तो बड़े लेवल पर जाने की या बड़े लेवल पे वायलेशन का कभी मौका ही पेश नहीं आएगा। तो इंटरनेशनल लॉ को के तहफ़्फ़ुज़ की जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो तो गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये उस गवर्नमेंट के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनकी भी है। डिफरेंट वो हैं, सिविल सोसाइटीज हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, और सबसे बढ़ के जो है इंडिविजुअल लेवल पर आपकी जो जिम्मेदारी है कि वो आप ना सिर्फ आप लोगों के, आप हर एक के अपने ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन हो रही है तो आप आवाज उठाएं, दैट इज योर राइट टू, एंड दैट इज योर आल्सो वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स, कि अगर आपके राइट्स की वायलेशन हो रही है तो यू हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। और ना सिर्फ आप अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, बल्कि आप लोगों के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो दैट इज द मेन थिंग। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन योर गवर्नमेंट, ठीक है, इन जनरल सेंस। When a government ratifies a human rights treaty, it assumes a legal obligation to respect, protect, and fulfill the rights contained in the treaty. Governments are obligated to make sure that human rights are protected by both preventing human rights violation against people within their territory and providing effective remedies for those whose rights are violated. फिर वही बात होगी कि जब जो आपके इलाकाई सतह पर या आपके गवर्नमेंट लेवल पर, मिसाल के तौर पे हम अगर पाकिस्तान की बात करें, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 8 से 28 तक जो है ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान है, वो कितने सारे जो इंटरनेशनल, मैंने अभी जो प्रीवियस लेक्चर में आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स दी थी, पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान उनका स्टेट पार्टी है, यानी पाकिस्तान ने उनको रेटिफिकेशन दी हुई है। रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नाउ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, यानी अब उन पर कानूनी जिम्मेदारी है कि वो जो अब ना सिर्फ वो अपने मुल्क में मौजूद जो लॉ है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स लॉ, उनको तो वो प्रोटेक्ट करेगा, उनको तो वो नाफिज करेगा, लेकिन वो जो मैंने आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स बताई थी, सच एज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, और इसके अलावा भी कितनी सीडो है, जैसे औरतों के हकूक के बारे में जो मैंने आपको इंटरनेशनल लेजिस्लेशन बताई थी। पाकिस्तान जो है ने उस इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन पर जो है अपनी रेटिफिकेशन दी हुई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नाउ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट, टू प्रोटेक्ट एंड फुलफिल द राइट्स कंटेन इन दोस ट्रीटीज। तो इसका मतलब ये है कि रेटिफिकेशन देने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान पर ये कानूनी जिम्मेदारी है कि उन डॉक्यूमेंट्स में जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी ह्यूमन राइट्स जो है स्टिपुलेट किए गए हैं, उनको ना सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, उन राइट्स को नाफिज कराएगा, बल्कि अगर उसकी टेरिटरी में जो भी लोग उनकी वायलेशन में मुलव्वस होंगे उनको पकड़ेगा, ठीक है, और जिनके राइट्स की वायलेशन हुई है उनको एक पुरअसर इफेक्टिव रेमेडीज जो है प्रोवाइड करेगा, ताकि उनकी जो जो उनका नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कह लें कि अगर मैं आपको पहले नंबर पे बताऊं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ, तो उसमें सबसे पहले बात हम करेंगे गवर्नमेंट। तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, सबसे पहले तो गवर्नमेंट पे आ गया, ठीक है। अब लेट्स से हमने जो बात की थी कि व्हेन योर गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव रेमेडी, और योर गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट दोज ह्यूमन राइट्स जो जिसका उन्होंने वादा किया कि आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर गवर्नमेंट्स जो है आपकी अपनी गवर्नमेंट्स उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको प्रमोट करने में, उनको फुलफिल करने में, उनको इन्फोर्स करने में जो है फेल हो जाती, देन कम्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम, ठीक है। हम दोबारा उन्हीं के पास जाएंगे जिन्होंने आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए, तो अब वो कौन कौन से मैकेनिज्म है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल।
सबसे पहले तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, ये जो सारे हमने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए थे वो कहाँ से आ रहे थे? वो यूनाइटेड नेशन, मैंने बार बार आपको ये बात बताई थी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, तो दैट इज अंडरस्टूड कि यूनाइटेड नेशन यानी कौम मुत्तहिदा ने ही कोई ना कोई ऐसा जो है निजाम बनाया होगा जिससे जो है जो उसकी इन्फोर्समेंट में जो है कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहा होगा। तो वही हम पढ़ने लगे। सबसे पहले द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सिस्टम, a network of human rights treaties and standards created and monitored by international and regional human rights bodies, provides advocates with many avenues for improving human rights conditions. Where governments resist or ignore one means of human rights enforcement, advocates can encourage or compel compliance through their mechanism. Advocates can use international human rights decisions and recommendations as a part of their education and advocacy strategies. तो सबसे पहले आप देख लें कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, हम कहते हैं कि सबसे पहले आपका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा वास्ट किस्म का जो है वो नेटवर्क काम कर रहा है। आपकी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज जो हैं वो ट्रीटीज लॉज हैं, आपके कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हैं, फिर ये जो बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंटेशन की गई है, तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो एक निज़ाम है वो इन्फोर्समेंट के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले तो जिम्मेदारी स्टेट लेवल पे तो गवर्नमेंट की है। अब इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का जो है एक नेटवर्क अवेलेबल रखा हुआ है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसमें सबसे पहले आता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। तो सबसे पहले द यूएन चार्टर कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी व्हिच इज टुडे called the Human Rights Council, responsible for strengthening the promotion and protection of human rights worldwide. The Human Rights Council consists of 47 UN members countries that meet regularly to conduct a universal periodic review of human rights in all countries around the world, to address situations of human rights violation, to receive complaints, and to make recommendations on how to improve the fulfillment of human rights. Through the special procedure of Human Rights Council, independent experts hold mandates to examine, monitor, advise about, and publicly report on either of the human rights situation in a specific country or a thematic human rights issue. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है अदारा बनाया हुआ है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल जो है स्टेट्स मिलकर इस अदारे के तहत काम करी, जिसका नाम ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, और मोर देन 47 यूएन मेंबर्स हैं जो इस कंट्रीज के जो यूएन मेंबर्स कंट्रीज हैं इसके अंदर काम कर रही हैं। और मेन जो है इस अदारे का मकसद है स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बना के दिया, इसका मतलब ये है कि the sole purpose of the creation of human rights जो है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन किया जाए, यानी उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मजबूत किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए वर्ल्ड वाइड, दुनिया बाकायदा तौर पे, यानी बियॉन्ड द स्टेट्स, बियॉन्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में जो है उनकी जो प्रोटेक्शन है और प्रमोशन है उनको मेक श्योर किया जाए। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि इनका जो तरीकाकार है वो काम करने का वो ये है कि अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद अपनी पीरियोडिक रिव्यू जो अपनी रिपोर्ट्स होती हैं वो तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स, पूरी दुनिया की कैटेगोरिकल कंट्री वाइज रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, और उन कंट्रीज की रिपोर्ट्स में जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से रिलेटेड कंप्लेन्स होती हैं और आपके रिकमेंडेशंस होती हैं कि, और फिर जब वो कंप्लेन्स रिसीव करते हैं फिर वो एक्शंस भी रेकमेंड करते हैं, फिर उनमें इम्प्रूवमेंट भी रेकमेंड करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू सबसे पहले यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स जो आपकी काउंसिल है, हाउ इज इट वर्किंग, इट इज वर्किंग वेरी इफेक्टिवली। उन्होंने एक जो है अपनी जो एक रिपोर्टिंग का काम किया है कि वो बाकायदा तौर पे सुपरवाइज करते हैं सारी मेंबर स्टेट्स की वर्किंग को कि हाउ दे आर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर ह्यूमन राइट्स। फिर वो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, फिर वो जो स्टेट वाइज कंप्लेंट्स लेते हैं, फिर उस पर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि आप अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट्स की इंप्रूवमेंट के लिए ये इकदाम उठाएं, अपनी रिकमेंडेशन यानी अपनी अपनी सिफारिशात पेश करते हैं
और जो है उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उस कंट्री पर जो है बाकायदा तौर पे आप कह लें कि कंपेल उस कंट्री को करते हैं कि आप अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो देयर इज अ स्पेशल प्रोसीजर दैट इज वेरी लेंथी, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो है अभी ये पढ़ें कि व्हाट इज द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। और स्पेशल जो प्रोसीजर है उसमें इंडिपेंडेंट आपके एक्सपर्ट्स हैं, और वो एग्जामिन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एडवाइस करते हैं उन रिपोर्ट्स की जो है रोशनी में कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। ठीक है, और जिस जिस कंट्री में जो है वो जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन प्रिवेल्ड है उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है वो सिफारिशात अपनी पेश करते हैं, और एक्सपर्ट्स हैं जो मेंबर स्टेट्स से ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड जो ये है ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्स। अच्छा, उसके बाद ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडी है। अब ये आपके लिए जानना थोड़ा सा आसान होगा कि आपकी ये जो याद है, हम मैंने पिछले लेक्चर में बल्कि अभी जब रिवीजन करवाई थी मैंने आपको एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ अवेलेबल इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स है, वो आपको एक लॉन्ग लिस्ट, ठीक है, जिसमें ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आईसीसीपीआर है, आईएससी, आईएस, आईसीई, एससीआर है, सीडॉ है विच इज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द वुमेन, फिर भी सीएटी है दैट इज रिलेटेड related to the rights against the cruel, inhuman, degrading treatment और रिगार्डिंग देयर पनिशमेंट। ठीक है, फिर राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में है, फिर माइग्रेंट जो माइग्रेंट्स हैं उनके बारे में है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में है, फिर इन्फोर्स डिसिप्लिन के बारे में है। तो ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि ये सारे आपके जो है इंटरनेशनल अवेलेबल ट्रीटीज हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितने भी आपकी ट्रीटीज अवेलेबल हैं इनके साथ साथ ये सारी जो है ट्रीटीज हैं इनके साथ साथ एक कमेटीज काम कर रही है। मिसाल के तौर पे हमने अगर आईसीसीपीआर की बात करें, ठीक है, तो आईसीसीपीआर के लिए एक स्पेशल कमेटी काम कर रही है। अगर हम बच्चों के राइट्स के बारे में बात करें, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उसकी कमेटी काम कर रही है। तो बेसिकली ये जितने भी आपके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी हैं, ईच ट्रीटी एस्टैब्लिशेस अ कमेटी, ये सबसे पहले कमेटी बनाती है ऑफ एक्सपर्ट्स to monitor implementation of the treaty provisions by the country that have ratified those treaties. Some treaties bodies also are able to take complaints from individuals and other whose human rights have been violated. ठीक है, अब बेसिकली ये सारे जो आपके ट्रीटी जो हैं ये इन्होंने जैसे ये बने हैं इन्होंने अपनी एक कमेटीज बना दी है, और ये जो कमेटी है ये एक्सपर्ट्स पर जो है मुश्तमिल है। इन कमेटीज का क्या क्या काम है कि ये जो सिग्नेटरी या स्टेट पार्टीज हैं उनके अंदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए जो भी काम हो रहे हैं वो उनको मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई वायलेशन हो रही है या इफेक्टिवली उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम नहीं हो रहा तो वो अपनी सिफारिशात तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल करते हैं। तो ये सारे जो हैं इनका ये जो इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म जो निजाम काम कर रहा है उसका मेन अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो दैट इज वेरी कॉमन कि वो लोग सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए, उनकी फुलफिलमेंट के लिए, उनकी वायलेशन को रोकने के लिए रेमेडीज, इफेक्टिव रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, और बेसिक जो है मकसद है, चाहे वो अब ह्यूमन राइट काउंसिल आ गया, चाहे वो इन सारी जो ट्रीटीज हैं इनकी कमेटीज आ गई। ठीक है, तो द सेकंड थिंग इज अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है मैकेनिज्म रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट, उनमें सबसे पहले यूएन के अंदर कौन सा है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। द सेकंड वन इज ट्रीटी बॉडीज, ठीक है, जिनको कमेटीज भी कहा जाता है, ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडीज। ये सारी कमेटीज जो हैं उन मॉनिटरिंग बॉडीज के तहत, उन कमेटीज जो ये सारी कमेटीज हैं इन ट्रीटीज के तहत काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा द थर्ड वन इज द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म regarding the implementation of human rights law is the office of the High Commissioner of Human Rights and the other UN agencies. The office of the High Commissioner for Human Rights and the other agencies is the center of the most human rights activities of the United Nations.
It coordinates UN action to protect and promote human rights and includes country and regional office that work with local partners to ensure implementation of the education about human rights standards. अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ OHCHR which is the short form of the Office of the High Commissioner of Human Rights also supports the work of the Human Rights Council and the Code Treaty Monitoring Body. Several other agencies within the United Nations deal with the human rights issues, including agencies such as the UN Development Program and the UN High Commission for the Refugees. अच्छा सबसे पहले ये जो ऑफिस ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर है, ये बेसिकली इसका जो मेन काम है पहले तो वही है कि आपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, आपने प्रमोट करना है, लेकिन इसके अलावा जो बेसिक काम है ये इलाकाई सतह पर या रीजनल लेवल पर काम करते हैं. ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर इज अवेलेबल इन एवरी state which is the state party of all those which is the member of the United Nations organization. ठीक है, तो ये जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर है ये ऑलमोस्ट हर उस कंट्री में है जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है. ठीक है, अब इनका काम क्या है कि सबसे पहले जो इलाकाई तौर पे या रीजनल तौर पे जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए जो एजेंसीज काम कर रही होती हैं, जो स्टेट लेवल पर काम कर रही थी, ये उनके ताउन से काम करते हैं. यानी ये इंटरनेशनल लेवल की ये जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर है ये हर कंट्री में है और उस कंट्री में जो जो भी गवर्नमेंट लेवल पर ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें जो ऑफिसेज या ऑर्गेनाइजेशन काम करें ये उनके साथ उनके ताउन से मिलकर काम करते हैं. ठीक है, उसके अलावा ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर है वो जो मैंने आपको जैसे बताया ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भी सपोर्ट फराहम करता है और वो जो मैंने आपको सारी ट्रीटीज बताए थे जैसे कि CEDAW, ICCPR, उनकी कमेटीज को भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये बड़े जबरदस्त किस्म का एक ऑफिस है जो कि ऑलमोस्ट एवरी country which is the member of the United Nations organization and there are 193 member states of the United Nations organization. तो इसका मतलब है कि almost every country in the world में तो ये ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर मौजूद है और ये उन जो इलाकाई तौर पे ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो ऑफिसेस या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ये उनके साथ मिलकर भी काम करता है, अपनी भी सपोर्ट फराहम करता है, अपनी रिकमेंडेशन जो है फराहम करता है और जो है डिफरेंट लेवल पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भी सपोर्ट देता है और जो है आप कह लें कि अच्छा इसके अलावा जो है मैं आपको सिर्फ नेम बता देती हूँ. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड हम पढ़ के आए हैं तो ये एक अलग से इंडिपेंडेंट लीगल जो है आपकी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ये पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो मैंने आपको सारी पिछली बताई है that is working under the supervision of the United Nations organization, but there is more international human rights bodies such as International Labour Organization, International Criminal Court. These are other than these are not associated with the United Nations organization. They are working independently. तो अभी जो है हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ तक पढ़ेंगे. तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा कंक्लूड हुआ है. आज के टॉपिक में जो है हमने पिछले टॉपिक पिछला जो आपका जो है आप कह लीजिए टॉपिक है उसको रिवाइज किया है और उसमें हमने जाना था कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से जो है आपके अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लेजिस्लेशन कौन कौन सी अवेलेबल है. ठीक है, इसके अलावा जो है हमने पढ़ा कि उनका जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कौन कौन सा है जो हमारा आज का मेन टॉपिक था. जो है जो इन्फोर्समेंट जो करवा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो उसके अंडर जो बॉडीज काम कर रही हैं उसमें ह्यूमन राइट्स काउंसिल हमने पढ़ा, हमने ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडीज पढ़ा वो जो कि सारी लिस्ट ऑफ ट्रीटीज मैंने आपको बताई थी जैसे कि ICCPR, CEDAW और अदर ट्रीटीज जो हैं उनके तहत हर कमेटी काम कर रही है. वो भी कमेटी मॉनिटर करती है ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए. उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अलावा मैंने आपको बताया ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडीज और सबसे इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन वाज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड अदर ह्यूमन एजेंसीज. ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है. ये सारे ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं. इसके अलावा भी बॉडीज हैं
उनके टॉपिक की तरफ नहीं गए, हमने सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड रखा है अपने टॉपिक को, हम ब्रॉडर सेंस में नहीं गए, लिमिटेड रखा था कि चीजों की आपको आसानी से समझ आए। So that is it for today. If you have any question regarding today's topic, you can ask me by posting the comment. You can contact me directly, or I'm going to take a test tomorrow. Or again, please take care of yourself and your family members, and please remember me in your prayers. Thank you so much for